ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं जिस तरीके से बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सियासी बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजवन जी, अब मैं आपके पास आते हुए देखिए, वंदना पोपली जी यहाँ पर कुछ आंकड़े लेकर बैठी हैं और वो बता रही थी कि किस तरीके से हमने नौजवानों के लिए काम किया है, किस तरीके से हमने किसानों के लिए काम किया है, किस तरीके से सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। लेकिन आप कहते हैं कि सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। तो भाई, जो आंकड़े बता रही है वंदना पोपली जी या सरकार की ओर से जो कुछ बताया जा रहा है उस पर भरोसा आपको क्यों नहीं होता है? अमित जी, भरोसा हमें नहीं, हरियाणा की जनता को करना है। हमें भरोसा दिला के हमें हमारा कोई फायदा नहीं है कि हमें भरोसा दिलाया जाए। हरियाणा की जनता को अगर भरोसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसा कौन सा वर्ग है जो सरकार के खिलाफ प्रचार मतलब विरोध प्रदर्शन ना कर रहा हो? चाहे आंगनबाड़ी वर्कर को ले लो, चाहे एनएचएम के कर्मचारियों को ले लो, चाहे हरियाणा के और कोई कर्मचारियों को ले लो, चाहे युवा बेरोजगारों को ले लो। रोज किसी न किसी बहाने जो लोग परेशान हैं वो अपना गुस्सा तो निकालेंगे, सरकार के खिलाफ भी निकालेंगे। अगर जब इतना अच्छा काम सरकार कर रही है तो ये जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये कौन है? ये जो सरकार के खिलाफ जो बैठे हैं ये लोग कौन है? जो पहले किसान जो आए थे, किसानों को भी इन्होंने कभी कांग्रेस का कभी इनेलो का वर्कर बताया था। और जब किसान, अगर आप ज्यादा सवाल पूछेंगे रजवन जी, अगर ज्यादा सवाल आप पूछेंगे तो बता देंगे कि वो इनेलो को ही कार्यकर्ता है, वो कह देंगे कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है। और वंदना पोपली जी ने शुरुआत इस बात से की है। वंदना पोपली जी ने अपने जवाब की शुरुआत इस बात से की है कि सरकार से कोई दुखी नहीं है। अगर कोई दुखी है तो इनेलो और कांग्रेस पार्टी है। नहीं, इनेलो और कांग्रेस दुखी नहीं है। मेरे को इनेलो का तो कोई वो नहीं है क्या इनेलो का कोई वर्कर दुखी है? इनेलो के वर्कर को अपना काम करवाना आता है। उनका काम ऐसा कोई 2 नंबर का तो काम होता नहीं है कि वो 2 नंबर का काम करे। असल में तो हम जनता के मुद्दों को लेके जाते हैं। और जब सरकार जब जनता के काम नहीं करती तो वो आज भी इनेलो के लोगों के पास आती है और हम उनका काम अधिकारियों के पास जाके कराते हैं। असल में इनके अधिकारी इनकी मानते तक नहीं है। और वो जनता को अभी चाहिए जो अभी इन्होंने वो अपनी ये फैमिली आईडी है, बुढ़ापा पेंशन किस हिसाब से काटी है? 5100 रुपए देने का वायदा तो करके आए थे। आज बुढ़ापा पेंशन काट उड़ रहे हैं। उन बुजुर्गों को पेंशन के लिए परेशान किया जा रहा है, फैमिली आईडी में करेक्शन के लिए उनको परेशान किया जा रहा है। वहां पे सीएससी सेंटर में जाओ तो पोर्टल बंद मिलता है और फिर अधिकारियों के पास जाओ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में संजीव जी के पास जाऊंगा। जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली जी जवाब दीजिए, उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ जी। आज जिन बुजुर्गों को वंदना पोपली जी, ये बात तो सही है भाई, भूपेश सिंह हुड्डा ने जितनी भी बातें गिनाई हैं उनमें से बहुत सारी बातें तो बिल्कुल सही हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, बुजुर्गों को पेंशन की देरी का मामला हो, या और जो मामले हैं वो भूपेश सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है। ठीक है वंदना पोपली जी की बात कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी बोलिए। आप सबसे पहले मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर लेती हूँ। आपको मालूम होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत सारी मांगे जो है वो मान ली गई। और आपको बताना चाहूंगी कि पूरे देश में आंगनवाड़ियों का जो मानदेय है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। ये 11,811 है, एमपी में 8200 है, वेस्ट बंगाल में 4950 है, पंजाब में 6300 है। ये आप बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है न्यूज़पेपर्स की, आपके जो पत्रकार मित्र है उन्होंने भी इस तरह की रिपोर्ट्स दी हैं। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स में भी इस समय 2 गुट बट गए हैं। एक जो मानते हैं कि ये जो मांगे हैं बिल्कुल सही है, और दूसरा ये चाह रहा है कि क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है और ये चाहते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी की तरह माना जाए, जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से चलते हैं। तो ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, और ये होगा तो पूरे देश के लिए होगा, ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं हो सकता। लेकिन इस सब चीज को जानते हुए भी हुड्डा जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस चीज को बार बार बोलना प्योर राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है। जो मैंने पहले कहा था, तकलीफ सिर्फ इनको ही है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर पेंशन की कही, क्या कभी ऐसा होता था कि पेंशन 60 साल के हुए पेंशन बन गई? धक्के खाने पड़ते थे ना, पेंशन बनवाने हैं, पेंशन नहीं आ रही है, पता नहीं पार्षद पेंशन देगा नहीं देगा। अभी क्या किया गया है कि 60 साल के हुए नहीं, पेंशन आपकी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। आप फैमिली आईडी कार्ड बन गया, पीला कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या ये चीजें हम सोच सकते थे? हो सकता है कि 1 महीने के लिए पेंशन लेट हो गई हो, लेकिन आपको बताऊं कि पेंशन पहुंच चुकी है, पेंशन सबके पास आ चुकी है। अगर 1 या 2 दिन लेट हो जाती है या 5-6 दिन लेट हो जाती है, लेकिन आप ये देखिए ना कितना वंदना पोपली जी 1-2 दिन नहीं हुई है। सोच सकते थे कि धक्का वंदना पोपली जी 1-2 दिन नहीं है, उन बुजुर्गों को भी हमने सुना है। भाई मेरी
पेंशन वंदना पोपली जी एक दो दिन लेट नहीं हुई है, उन बुजुर्गों को हमने सुना है। अमित, मुझे बहुत वो तो ये दावा कर रहे थे कि 2 से 3 महीने तक मैं आपकी बात सुनूंगी, देरी हुई है। लेट मी कंप्लीट जी। अमित, मुझे वो दिन भी याद है जब पार्षद कहता था कि तुमने मुझे वोट तो दिया नहीं, मैं तुम्हारी पेंशन नहीं बनवाऊंगा। ये स्थिति भी होती थी। अब कुछ किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको एमएलए का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, पार्षद का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब चीजें हो रही हैं। क्या वो नहीं दिखाई देती हैं? और यहाँ पर एक चीज और, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। ठीक है संजीव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वंदना पोपली जी, नहीं, आप एक प्रश्न पूछ रहे थे बीच में। अमित जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। संजीव जी देखिए, हाँ अमित जी, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुड्डा साहब ने की है, जी बोलिए, उसके पहले अंदर आप बोलिए, उसके बाद मोटे सवाल बिंदु बोलिए। जो उसके अंदर मोटे मोटे बिंदु हैं, सरकार को बजाय हम कोई और बहस को लंबी बढ़ाएं, उन मोटे मोटे बिंदुओं पे अगर हम नजर डालें, आंगनवाड़ी वर्कर्स का बार बार बात होती है, ये दे दिया वो दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो 2 साल पहले कोई बात विधानसभा में कही और प्रधानमंत्री जी ने जो उनके लिए अवार्ड दिया, वो आज चाहे कोई सा उसके अंदर गुट हो, वो सिर्फ वो चीज मांग रहे हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में देने का वादा किया। वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये सिर्फ हम बात इस पे बिंदु पे बात डालें। दूसरी बात, आज जो हुड्डा साहब ने कहा कि 75% आरक्षण की बात, ये हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ एक तरह से छलावा करा गया है। वो उनकी बात क्या थी ये सुन ले। उनकी बात ये थी कि जो 15 साल 2011 में नियम बनाया गया था, जो 15 साल कोई यहाँ रहेगा उसका सर्टिफिकेट प्रदेश का देगा, उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आज वो 15 साल लेस करके 5 साल कर दिए। तो हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ये थी कि 5 साल के अंदर तो तकरीबन कोई मजदूर आया, कोई कुछ आया, वो अपना यहां से वो सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल टाइप सर्टिफिकेट है, वो अपना बनवा लेगा और उसको भी मिल जाएगा। तो फिर ये 75% की बात कहां स्टैंड करती है? तीसरी बात उनकी ये थी जी, जो बार बार हमारे साथी प्रवक्ता, चाहे पोपली जी हो चाहे कोई और भी हो सत्तारूढ़ दल का, बार बार बिजली के बात को जोड़ते हैं। मैं अगर इनकी 1 मिनट के लिए बात सच भी मान लूं, तो भी वो कर्जा 90,000 करोड़ से फालतू नहीं था, जो आज हुड्डा साहब ने कहा 2.5 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका वो। और वो डे बाय डे उसके अगेंस्ट हुड्डा साहब ने आज पूरी डिटेल इस डिबेट में मैं नहीं बता पाऊंगा, पूरी डिटेल में बताया कि उसके अगेंस्ट कोई विशेष चीज या कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पूरी डिटेल में उन्होंने सारी फैक्ट फिगर्स विद डिटेल विद डाटा दिए उन्होंने। उसका भी जवाब सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। फिर उसके बाद किसानों की बात आ जाए, 550 करोड़ रुपए हर प्रवक्ता यहां मान के जाता है कि पिछली जो फसल कपास की इसकी जो खराब हुई थी अगस्त सितंबर में, उसके बाद अब दूसरी भी खराब होगी। ये स्पेशल गिरदावरी पहली की पेमेंट नहीं हुई, तो किसान के पास ये बार बार डिबेट हो रही है 4 दिन से। किसान तो हैंड टू माउथ चलते हैं बेचारे। 2022 में सरकार ने, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, केंद्र की सरकार या प्रदेश की, कि आपकी आमदनी डबल कर देंगे। जनाब आमदनी तो ये डबल कर दी ना, डीजल जीएसटी उस पे लगा दिया, हर इंस्ट्रूमेंट पे। जो देश के आजाद होने के बाद किसी बात का कोई टैक्स किसान पे नहीं था। फिर बार बार किसान सड़कों पे खड़े होकर ना किसी के पास फालतू वक्त है और ना किसी के पास जान देने के लिए सड़कों पे बैठने का शौक है। लेकिन संजीव जी मुझे अब आप एक बात बताइए। देखिए ये जो इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई थी, उन्होंने कहा कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी भी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है कि भाई सरकार को उनको क्या सुझाव है। उन्होंने कल भी एक बात कही थी और आज भी शायद वही बात उन्होंने दोहराई है कि बजट जनहित का हो, सरकार हर वर्ग का ध्यान रखे। भाई आप भी तो सरकार को सुझाव दिए, आप सरकार पर तमाम तरह के आरोप तो लगा रहे हैं, आप आरोपों की झड़ी चुन चुनकर वार तो सरकार के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर किसी तरह का कोई इनपुट आप सरकार को नहीं दे रहे हैं।
तो सर इससे तो मंशा भी जाहिर होती है ना कि आप जो है आप सरकार को सुझाव नहीं देना चाहते, आपसे सरकार को घेरने की मंशा रख रहे हैं। अमित जी नहीं जी, ये बात गलत मथन है जी। मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बजट के लिए और इन चीजों के लिए अपने सारे कांग्रेस के उनको एमएलए को 22 तारीख को बुलाया है और 2 तारीख को जो बजट सेशन है उसके लिए हम अपने साथियों के सुझाव भी लेंगे। और जो मेन बातें हैं उन्होंने ये बात बोली कि 22 तारीख को। और फिर मैं ये कहता नहीं, हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं तो... मैं ये कह रहा हूं सर कि उन्होंने ये बात बोली है, ये बात बिल्कुल सही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या उन्होंने ये बताया कि सरकार को उनका क्या सुझाव है? भाई किसानों के लिए सरकार क्या करे इस बजट में, नौजवानों के लिए क्या करे, इसमें शिक्षा के लिए क्या करे, स्वास्थ्य के लिए क्या करे, ये बताया क्या? नहीं बताया। आपकी बात में एक बात और जोड़ रहा हूं, जब तक वो अपने साथियों से सुझाव नहीं ले लेंगे तो सरकार को कैसे वो तो सर ये जो बैठक बुलाई थी ये किस लिए थी? प्रजातंत्र है सर, एक बार जो बैठक हो चुकी है, सुझाव लेंगे सर ये जो बैठक हुई थी ये किस लिए थी? सर ये हमें तो यही जानकारी मिली ना, जो विधायक दल की जो बैठक आपने बुलाई है वो बजट को लेकर ही बुलाई है, ये प्री बजट बैठक थी कांग्रेस की, हमने तो यही जानकारी हमें मिली। 22 तारीख को दोबारा 22 तारीख को दोबारा बैठेंगे, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई थी ये किस लिए थी, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मतलब इस बैठक में बजट को लेकर कोई चर्चा हुई नहीं, इसका मतलब? नहीं, बजट को लेके क्या अब तक इस बैठक का या इस सारे उसका लबो लबाब ये था कि सरकार कहती कुछ है कर कुछ रही है, ये सारे वर्ग सड़कों पे क्यों हैं? अगर सरकार की कथन को माना जाए कि हम तो आंगनवाड़ियों की भी सुन रहे हैं, हम तो किसानों की भी सुन रहे हैं, हम तो बेरोजगार युवकों की भी सुन रहे हैं, फिर क्या ये लोग इनके पास फालतू टाइम है क्या जो ये सड़कों पे बेचारे? जवाब देते वंदना पोपरी जी, अगर सब कुछ आप कर रहे हैं तो हर वर्ग आपको समझ पर नजर क्यों आता है? चाहे वो किसान हो चाहे वो नौजवान हो, आरोप है ये संजीव भारद्वाज जी का, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन संजीव भारद्वाज जी आरोप लगा रहे हैं। और भूपेश सिंह हुड्डा भी कह रहे थे कि भाई चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ले लो, आप किसानों को ले लो, आप नौजवानों को लेकर ले लो, या किसी स्टूडेंट्स को ले लो, 134A के तहत किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह, हम देख रहे हैं। ये सारी बात विस्तार से बताई है। हाँ बिल्कुल, तो भाई ये चीजें तो देखने को मिल रही है ना, इस पर तो काबू नहीं पा रही है सरकार, ये बात तो सही है। नहीं अमित, ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें समय के साथ चलती रहती हैं, लेकिन वो समय मैं याद करती हूँ जब दिल्ली में बैठकर हरियाणा की सरकार चलाई जाती थी और इनको कभी भी हरियाणा की जनता से कुछ लेना देना नहीं था, इनको सिर्फ एक दामाद जी वाड्रा जी से लेना देना था, उसके अलावा कुछ नहीं था। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न से पूछा कि आपने सुझाव क्या दिया, क्या आप यहाँ पर बैठे आपने कोई ऐसी बात करी, आपने कोई सुझाव दिया, तो ये जवाब नहीं दे पाए। अब जवाब कहाँ से देंगे? आप ये देखिए, हमने आगे से चलकर मुख्यमंत्री जी ने बजट पर सुझाव मांगे जब वो अपना पहला बजट लेकर आए थे मनोहर पार्ट 2 में, और जब उन्होंने बजट को पढ़ा तो उसमें साथ में नाम भी पढ़ा कि ये इस विधायक का ये सुझाव है। तो जब आपको सिर्फ विशुद्ध राजनीति करनी हो तो आपको सुझाव नहीं देने आएंगे। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि किसानों का कोई सुझाव दे दीजिए, अब किसानों को इन्होंने क्या, इन्होंने पैसा लगा के एग्रो मॉल बना दी। अब एग्रो मॉल तो बना दिए हैं, लेकिन उसका क्या यूज था आपने भी देखा, हमने भी देखा। हमने जोखिम फ्री राजनीति, जोखिम फ्री किसानी करी, हमने जो है 6,000 रुपए सीधा उनके बैंक में पहुंचाए, भावंतर भरपाई की बात कर लीजिए, तमाम तरह की जो चीजें हैं किसानों के लिए हमने की, और इन्होंने क्या किया, सिर्फ एग्रो माल बना के रख दिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फसल खराब हो जाती है उसके मुआवजे की बात करें तो मुआवजा कितना आता था इनका, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये चेक आया करते थे। तो ये तो मुआवजे की तो बात करें ही नहीं, तो इनको मुआवजे की बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो कि मेन जो मैं मानती हूँ कि पिलर है किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए, हमने हमेशा से उसके लिए बजट को बढ़ाया है। अगर हमारे बाकी बजट में 5% रहा है बाकी मदों को लेकर, किसानी के अलावा बाकी मदों को 5 से 7% रहा है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का हमारा 15 से 17% तक रहा है। और हमने लगातार सुझाव इनसे भी मांगे थे, और मुझे लगता है कि जितने बेस्ट बजट आए हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक दूरदर्शिता थी, एक विजन था, इनके पास कहीं पे विजन अभी भी नहीं है, तो कहाँ से ये सुझाव? क्या आपकी पार्टी सरकार को सुझाव देगी कि इस बजट में क्या क्या होना चाहिए?
किसानों पर आजकल बहुत फोकस कर रहे हैं सर आप। एक सुझाव आपकी पूरी राजनीति, हाँ रजवन जी मेरे सवाल तो सुन लीजिए। मैं बता देता हूँ। आज की तारीख में आपकी जो पूरी राजनीति है ना, आज की तारीख में इनेलो पार्टी की पूरी राजनीति किसानों के विरुद्ध घूम रही है। तो भाई किसानों के लिए बता दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए इस बजट में। इतना तो वर्क किया, आप बता क्यों नहीं रहे? हमारा पेंडिंग रह गया जी। ये कभी भी पीछे की चीज नहीं बताते, अगला ये सपना दिखा देते हैं। बता रही है ना वो कि पहले 5 रुपए 10 रुपए के 15 रुपए के चेक मिलते थे, बता तो रही है। नहीं मैं वही चीज बता रहा हूँ ना। हाँ। मैं अभी बता था जी, मात्र 2 मिनट कांग्रेस इनेलो या किसी भी पार्टी का नाम लेके अपनी बात रख दे, तब तो हम पता लग जाएगा कि बीजेपी के प्रवक्ता को कितना क्या ज्ञान है। अभी एक चीज बता रहे, शिक्षा के बारे में जो बता रहे थे कि शिक्षा के हालात, आज ये कहते हैं कि हम हर बार बजट बढ़ाते हैं, तो शिक्षा का जब बजट बढ़ा रहे हो तो फिर हालात सुधर क्यों नहीं रहे? चिकित्सा का जब बजट बढ़ा रहे हो तो हालात खराब है, क्या खराब है वो भी बता दीजिए ना। सिर्फ भाषण ना रखिए, शिक्षा में क्या खराब है वो बताएं। पूर्ति नहीं कर पा रही है। अभी एक जो हमारे यहाँ पे जो शिक्षा के जो स्तर के बारे में जो बात कर रहे थे, सरकारी स्कूलों के हालात देखोगे, अगर प्राइमरी स्कूलों के हालात देखोगे तो धर्मशालाओं में चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे हैं, तो ये यहाँ शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं। इन्होंने एक काम जरूर किया है सर, सरकार तो आपकी भी रही, आपने क्यों नहीं सुधारा उनको? ऐसी नौबत क्यों आई सर? ऐसा तो है नहीं कि ये जो आप बता रहे हो ये ढांचा भी बिगड़ा है, ये पहले से बिगड़ा हुआ होगा, उन्होंने उसको दुरुस्त। आपको बता रहा हूं, इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमने कोई गलत किया है इसके लिए नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ, इसके लिए बराबर की जिम्मेदार आप भी हैं। ये चीज तो आज भी ठीक नहीं कर पाएंगे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, 7 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, इन्होंने उस दौरान क्या किया है? सर आपकी भी तो सरकार रही है सर, आपकी भी तो सरकार रही है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, फिर आपने क्या किया? मैं आपको क्या बता रहा हूँ जी, आज 10 साल कांग्रेस रहेगी और 7 साल ये रहेगी, अगर उसके बाद भी अगर 17 साल पीछे तो सर उसके पहले तो आप भी थे ना, उसके पहले तो आप ही थे, कोई और नहीं था। उसको मेंटेन तक नहीं कर पाए रजवन जी, उसके पहले तो आप ही थे ना, अब बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, उसके पहले तो आप ही थे या कोई और था? बताइए मुझे। अभी जी मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं आपको यही तो चीज कह रहा हूँ कि इनेलो के शासन काल में और आज अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्राइवेट स्कूल कितने खुले हैं, एक बार इस चीज का भी तो देखिए। आज सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा, कोई अभिभावक अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं होते, वो मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना भेजना पड़ रहा है। क्यों भेजना पड़ रहा है? क्योंकि 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा आगे रखा और सरकारी स्कूलों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उन्होंने भी प्राइवेट स्कूलों को आगे रखा है, ना कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। ये हर बार कि हमने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। अगर सुधार तो आज सरकारी स्कूलों में बच्चे मिलते, अभिभावक गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा फला स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर कोई भी आदमी, आज कोई भी एक धनाढ्य परिवार के बच्चे हैं, उनकी देखो मजबूरी में आम गरीब परिवार के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में भेजने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और अपनी गांडी खून पसीने की कमाई को लुटाना पड़ रहा है। नहीं, मुझे एक दो एग्जाम्पल ऐसा दीजिए, मुझे एक दो एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जसवंत जी, मैं एक दो एग्जाम्पल आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं कि जो कोई भी ऐसा प्रदेश का, किसी भी इलाके का, किसी भी जिले का ऐसा कोई स्कूल जिसको आपने बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के तौर पर विकसित किया हुआ, आपने उसको अच्छे तरीके से ऐसा बिल्कुल कर दिया जैसे अमित जी मैं बता देता हूं, जो प्राइवेट स्कूल होता है ना, किसी भी सरकारी स्कूल को आपने ऐसा किया हो और उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हो। हाँ, मेरा सवाल समझ गए ना आप? मेरा सवाल समझ गए? आपने एक दो स्कूल ऐसा मुझे आप बता दीजिए जो सरकारी स्कूल आपने उसको प्राइवेट स्कूल के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे इनकी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई या उसके पहले कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बता दीजिए मुझे आप जी। जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार तो जो टीचरों की जो कमी थी, सबसे पहले स्कूलों में क्या होता था कि टीचर्स भी तो ज्योतियों मैंने एक उनका एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाइज डेपुटेशन पे जहां पे टीचर नहीं थे वहां पे डेपुटेशन पर टीचर भेजने का काम। हर स्कूल में कोशिश कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई टीचर नहीं है तो डेपुटेशन से दूसरे स्कूल से और वहां पे टीचर किए थे। जहां पे बच्चे ज्यादा होते थे वहां पे टीचर भी भेजे जाते थे। और आज की जो हालात है वहां पे टीचर्स ही नहीं है और टीचर्स की हालात टीचर ज्यादा हो गए, बच्चे है ही नहीं। तो अब उस स्कूलों की मैं आपको अभी एक और चीज बताता हूँ। समय के जो उस समय में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अगर देखने की बात होती थी तो हजारों की संख्या में बच्चे होते थे और आज कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। मैं रेवाड़ी जिले की अगर अकेले एक रेवाड़ी जिले की बात कर दूं तो शायद ही कोई एक
ऐसा होगा जिसमें 1000 बच्चे होंगे, अदरवाइज एक भी ऐसा स्कूल नहीं है। तो ये व्यवस्था को सुधारने में संजीव जी सीधा आरोप लगा रहे हैं रजवंत जी, भाई आप भी बीजेपी के बराबर के जिम्मेदार हैं, जितने इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है उतने आप जिम्मेदार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। बता दें कि हमने क्या किया। अमित जी जी अब मुझे बीच में ना टोकना प्लीज, एक ही मिनट देना। नहीं बोलिए, आप बोलिए, ना टोकना। बोलिए संजीव जी बोलिए। ऐसा है, मौजूदा सरकार 7 साल से है, हर साल रिटायरमेंट होती है टीचर्स की, हर साल उनकी नई भर्ती के मुताबिक। अब डॉक्टर्स और टीचर्स की बार बार डिबेट में आता है 90% तो डॉक्टर्स की कमी है और 60% उनके सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। कई बार देखने को अखबारों के माध्यम से, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है कि हमारी मातृशक्ति को जो डिलीवरी भी होती है तो कई बार वो हॉस्पिटल्स के बाहर हो रही है। ये दयनीय दशा व्हीकल्स में, इसमें तो क्या, मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर्स के माध्यम से रोज ही तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मेडिकल की ये सिचुएशन आती है कि हॉस्पिटल का उद्घाटन गुड़गांव में अभी हुआ, 5 मिनट में पानी भर गया उसमें। हिसार में हुआ, क्या हालत उसकी हुई। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है वो स्थिति ये है, हॉस्पिटल्स की स्थिति ये है। पीछे वो डेंगू का, इसका एक वो बीमारी का जो मामला चल रहा था, उसमें कहते हैं हमारा ये इंतजाम है, ये इंतजाम है, और उसी बीमारी से पीड़ित हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एम्स में एडमिट हुए। अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई चीज, मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, विपक्ष का काम है। अगर कोई वर्ग परेशान है तो वो सत्तारूढ़ दल के नॉलेज में विपक्ष बातें लाए, और जो सत्तारूढ़ दल है उसका काम ये है कि खाली डिबेट पे बहस करने का काम नहीं है। अच्छा ये भी संजीव जी, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए संजीव जी, देखिए आप कहीं कोई मंत्री की कार्यशैली वरिष्ठ नेता हैं, ये भी थोड़ा सा, तो ये भी मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए करने के संजीव जी, अपनी सरकार को जाके संज्ञान में लाया जाए कि यहाँ ये संजीव जी बात हुई है। मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। क्यों है जी हाँ, मैंने सुन ली सर, आपकी पूरी बात सुनी है मैंने आपकी, तभी मैंने उसके बाद ही मैं सवाल किया आपसे। मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए सर। मुझे ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की भारी कमी है, टीचर्स की भारी कमी है, सरकार भर्ती नहीं कर रही है, तो ये क्या कमी ये 7 साल में हुई है क्या? ये पहले कमी नहीं थी क्या? नहीं अमित जी सॉरी, मैंने ये बात शुरू करने से पहले कहा, जैसे जैसे कोई भी रिटायरमेंट हर साल होती है, इनकी पॉलिसीज के मुताबिक ये 7 साल में ही इतनी परसेंटेज होगी। अब इन्होंने क्या किया, कोरोना के महामारी के अंदर पूरी विपक्षी पार्टियों ने इकट्ठे होकर कहा कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनको आप अपॉइंट करो। एक बार अपॉइंट कर लिया, 2 महीने में सब वापस भेज दिए। आज मैं नहीं कह रहा ये बात, आप अपने चैनल के माध्यम से पता करवा लें कि इतनी कमी जो मैंने आपके चैनल पे कहा है, डॉक्टर्स की, सबऑर्डिनेट स्टाफ की कमी है या नहीं है। 60% और 90% टीचर्स की। आज हुड्डा साहब ने भी कहा कि 46,000 टीचर तो अभी अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। तो क्या स्थिति, मैं ये कहता हूं कि हमारी बहस को सिर्फ बहस ना रहने दिया जाए। अगर कोई विपक्षी पार्टी किसी चैनल पे बैठ के कोई चीज पॉइंट आउट करती है तो उसको मतलब सही सकारात्मक ढंग से उन चीजों को अपने ऑफिसर्स को बता के उसको ठीक करवाएं। हमारा और इनका मकसद, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो, हमारा मकसद ये है कि हमारे प्रदेश का कोई वर्ग सड़कों पे अपनी जान ना दे, दुखी ना हो, खड़ा ना हो। हम दोनों का ये मतलब है। क्यों डॉक्टर्स के जो खाली पद है उनको नहीं भरा जा रहा है, टीचर्स के खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है? कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप लगा रही है। हमारा मतलब ये है कि हम कमियों को पॉइंट आउट करें और सत्तारूढ़ दल अपने सारे सिस्टम को देख कर उसको ठीक करे। बहस करके चले जाते हैं। लेकिन वंदना पोबली जी तो ये कहती है ना संजीव जी, वंदना पोबली जी बार बार ये कहती है ना कि आप विरोध के लिए विरोध करते हैं। आपका जो विरोध है जी, हाँ देखिए वो मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उनका सम्मान करता हूं। टोटल वंदना जी के हाथ में कोई बात नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं सत्तारूढ़ दल की और विपक्ष की। हम बात करते हैं जो लोग दुखी हैं राज्य में। अगर किसी ने हमें
या इनेलो को हटा के इनको मौका इसने सरकार के अंदर कोई मौका पब्लिक ने दिया है, तो इनकी ड्यूटी बनती है कि भाई वो परेशान ना हो। ये बार बार क्लेम ये करते हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। अरे भाई हम क्यों भड़काएं? अगर कोई दिक्कत ना हो तो हमारे आप मना लो, अगर हम भड़का रहे हैं तो। ठीक है, वंदना पोपली जी, आपके पास तो सरकार है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या भड़काएंगे? वंदना पोपली जी। जी भारद्वाज जी, मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले 2014 में एमबीबीएस की सीटें सिर्फ 700 थी पूरे प्रदेश में। हमने उसको बढ़ाकर 1685 किया और हमारा लक्ष्य है हम उसको 2500 करने जा रहे हैं। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात की है। कराते सर, इसको सही कराते। अभी एक बात है, हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा अव्वल आया है, जिसमें सबऑर्डिनेट स्टाफ की जो ये बात कर रहे थे उसको पूरे देश में अग्रणी राज्यों में गिना गया है कि हमारा जो स्टाफ नर्स है या जो हमारे पीएचसी के लेवल हैं उन सब के लेवल को बहुत बेहतर बताया गया है। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ स्काई इज अनलिमिटेड, हर एक जगह सुधार की गुंजाइश रहती है। हमने बहुत कुछ किया, 700 सीट हुआ करती थी, हम 2500 पर लेकर जा रहे हैं एमबीबीएस की सीट्स को, लेकिन फिर भी हम इस चीज को कहते हैं कि हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। समय जरूर लग रहा है, हर एक चीज में समय लगता है, लेकिन ये है कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ गए और दिल्ली में बैठकर हमने राजनीति कर ली, ये सब नहीं करेंगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट, समय नहीं है मेरे पास। रजवन जी को भी लेना, मुझे आखिरी रजवन जी ने मुझे चैलेंज किया जी। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर ये मुझे बता दें, और इन्होंने कहा कि जब आपने उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आप शिक्षा पे बता दीजिए, तो सिर्फ एक ही बात कर पाए कि हमने शिक्षा जो टीचर्स हैं उनकी हमने भर्ती में हम इस तरह से हमने ये चेंजेस करे, डेपुटेशन पे भेजने की बात इन्होंने कही, लेकिन जो बेसिक लेवल पे जो चीजें चेंज करने की थी वो ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है रजवन जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। मैं बता देती हूँ, मैं इनका नाम लिए बगैर एक एक चीज बताऊंगी। इन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस आने, बोलिए, समय की कमी है, समय नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले शिक्षा के अधिकार को वंदना पोपली जी, मैं आगे फिर कभी आप होंगी मेरे साथ तो मौका दूंगा मैं आपको बोलने का, अभी बिल्कुल समय नहीं, माफी के साथ रोक रहा हूं। रजवन जी जल्दी से। ऑपरेटर नहीं है तो हमारी व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुधार होगी? जब हमारे पास स्कूल में टीचर है लेकिन बच्चे नहीं है तो हमारी व्यवस्था कैसे? ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। संदीप जी, मैं आपको भी मौका देना चाहता था, आखिर कमेंट आपका लेना चाहता था, लेकिन समय की कमी है। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जनता का असली हितैषी कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, और ये तय करने वाले सिर्फ आप हैं। हरियाणा के लोग इस बात को तय करेंगे कि जनता का असली हितैषी आखिर है कौन। मसला में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।